उत्तर प्रदेश के स्थानीय विधान परिषद के चुनाव में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, जिस तरह से विपक्षी दलों के और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के, खास करके हमारी पार्टी के जिस तरह के सदस्यों के पर्चे छीने जा रहे हैं, उसको निरस्त किया जा रहा है। एक तरह से पूरी तानाशाही चलाया जा रहा है और ये तानाशाही रवैये का ज्वलंत उदाहरण है। देश के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न लोग बयान देते हैं। देश के निर्वाचन आयोग से हमारी मांग होगी कि ये सुनिश्चित करें कि अब क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सत्ताई नियंत्रण में चल रहा है, सत्ता के बुलडोजर के भरोसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप अपने पर्चे वापस ले लो। तो क्या ये बुलडोजर के भरोसे या सत्ताई नियंत्रण में चल रहा है या भारत निर्वाचन आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा? मैं समझता हूं कि यह इतिहास में लिखा जाएगा और लोकतंत्र तभी रहेगा जब विपक्ष भी रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत निर्वाचन आयोग इन विषयों का संज्ञान ले। ये वीडियो और देखा और सुना आपने, ये जो शख्स जिसने सारी बातें बताई कि किस तरह से उसके घर के आगे बुलडोजर लगा दिया गया, उन्हें पर्ची नहीं भरने दिया जा रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी के कैंडिडेट हैं जौनपुर से। लेकिन ये सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ नहीं हो रहा है। यूपी में एमएलसी का चुनाव है और सपा ने जमकर यादवों को टिकट दिया है, इक्का दुक्का मुसलमानों को टिकट दिया और किसी को भी पर्ची नहीं भरने दिया जा रहा है। कोशिश ये है कि निर्विरोध बीजेपी के लोग चुनाव जीत जाए। इसी तरह का खेल हुआ था पंचायत चुनाव में। जब ग्राम पंचायत बॉडी की इलेक्शन हुआ था तो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या जनपद प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, उस चुनाव में भी इसी तरह का खेल हुआ था क्योंकि बीजेपी नाकाम रही थी। पंचायत चुनाव जीत नहीं पाई थी लेकिन ब्लॉक प्रमुख उसने जिताए। जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत पाई थी लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष भी उसने जिताए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और क्या बीजेपी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे चुनाव जीत सकती है? और क्या इस देश के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, उनकी वैचारिक सहमति है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या फिर बिजनेसमैन हो? लगता तो यही है। इस पर भी एक पोस्ट बताऊंगा। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम का फिर से दोबारा शपथ ले रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? एक डर है, एक दहशत है और बुलडोजर का एक अलग खेल चल रहा है। न कोर्ट न कचहरी, जिस पर मन हो आरोप लगा दो। कोई आरोपी है तो उसको सजा दे दो, खेत कटवा दो, घर पर बुलडोजर चलवा दो। हो सकता है कि कुछ आरोपियों जो उसमें सही भी हो कि वो दो आरोपी हैं किसी पर, जैसे एक ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने 11 पुलिस वालों की मौत हुई थी, उसके बाद उनकी गाली पलट दी गई। तो क्या हम एक अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं? जुडिशियल सिस्टम खत्म हो रहा है, इसी को हम संविधान खत्म होना कहते हैं। और उसकी शुरुआत पहले चुनावों से हो रही। तो ये जो वीडियो था ये जौनपुर के प्रत्याशी हैं सपा के, सुना आपने, ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और पर्ची नहीं भरने दिया जा रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के स्थानीय विधान परिषद के चुनाव में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, जिस तरह से विपक्षी दलों के और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के, खास करके हमारी पार्टी के जिस तरह के सदस्यों के पर्चे छीने जा रहे हैं, उसको निरस्त किया जा रहा है। एक तरह से पूरी तानाशाही चलाया जा रहा है और ये तानाशाही रवैये का ज्वलंत उदाहरण है। देश के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न लोग बयान देते हैं। देश के निर्वाचन आयोग से हमारी मांग होगी कि ये सुनिश्चित करें कि अब क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सत्ताई नियंत्रण में चल रहा है, सत्ता के बुलडोजर के भरोसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप अपने पर्चे वापस ले लो। तो क्या ये बुलडोजर के भरोसे या सत्ताई नियंत्रण में चल रहा है या भारत निर्वाचन आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा?
मैं समझता हूं कि यह इतिहास में लिखा जाएगा और लोकतंत्र तभी रहेगा जब विपक्ष भी रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत निर्वाचन आयोग इन विषयों का संज्ञान ले। तो सुना आपने, ये है यूपी में लोकतंत्र की हकीकत। अगर बीजेपी इतना ही कॉन्फिडेंट है, उसको जनता ने वोट दिया है, तो एमएलसी के चुनाव में इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत है? आप सबको पता है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें क्या क्या खेल हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वीवीपैट लगाइए, वीवीपैट से पर्ची निकलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वीवीपैट की पर्ची गिनिए, कौन गिनेगा। अब दूसरा ये सुनिए, ये है यूपी के मनोज काका। ये यूपी का स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद के चुनाव सत्ताई नियंत्रण में कराया जा रहा विपक्ष के प्रत्याशियों के घरों पर बुलडोजर खड़ा किया जा रहा है। चुनाव आयोग से अपील है कि कृपया अपने दायित्वों का निर्वहन करें, निष्पक्ष चुनाव हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका अहम है। ये वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है। इसके पहले भी एक और ये देख लीजिए, ये चिट्ठी देख लीजिए। सुनील सिंह यादव है। पर्चा खींचने, फाड़ने और तमाम प्रशासनिक अड़चनों के बीच आप सभी के आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के बदौलत एमएलसी चुनाव में लखनऊ उन्नाव सीट से अपनी दावेदारी सुरक्षित रखने में सफल रहा। अब आगे की लड़ाई के लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद का आकांक्षी हो। जब बीजेपी को इतना प्रचंड जीत मिला है, तो आखिर इस तरह की वाहियात हरकत करने की नौबत क्यों आ रही है? और इस सबके पीछे है ब्यूरोक्रेसी, सबके पीछे है इस देश में सवर्ण समाज की सहमति। लेकिन एक बड़ा खुलासा करूंगा कि सवर्ण समाज में भी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी में है। राजपूत कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, दिलीप मंडल ने कहा है। राजपूत ठाकुर समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को डर है कि हो सकता है कोई राजपूत को मौका दे तो वो बीपी सिंह बन जाए, वो अर्जुन सिंह बन जाए जिन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया। तो चूंकि उनमें न्याय की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ठाकुर समाज को हाशिए पर रखा गया। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज का जो है वर्चस्व वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है। आप सोचिए कि जब ठाकुर उनको एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको सूट नहीं करता है, तो जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल की क्या हैसियत है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमानों का तो छोड़ ही दीजिए, ठाकुरों की ये हैसियत है। ये स्थिति है इस देश में। और इसीलिए एक बड़ा पोस्ट जिसका मर्म समझिए, जितेंद्र नारायण सिंह लिखते हैं, भाजपा की ताकत हिंदुत्व, मोदी या योगी नहीं है, जैसा कि कॉर्पोरेट मीडिया और जातिवादी बुद्धिजीवी प्रचारित करते हैं। भाजपा की ताकत है कॉर्पोरेट और देश लूट से हासिल अकूत धन, मीडिया का दुष्प्रचार, हर कुकर्म में न्यायपालिका का खुलेआम सहयोग, सत्ता हासिल करने के लिए हर अनैतिक साधनों का उपयोग, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, केंद्रीय एजेंसी और कानूनों का दुरुपयोग, सवर्णों का भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक ध्रुवीकरण। भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है तो हिंदुत्व को नहीं, भाजपा की उपयुक्त शक्तियों का काट खोजना होगा। भारतीय न्यायपालिका क्या न्यायपालिका कहलाने लायक है? तो ये तमाम जो फैक्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल है नहीं। तो सोचिए कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सबसे कमजोर विपक्ष है। आज आपके पास लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मधु लिमये, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता नहीं है। आज जो आपको नेता मिला है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे मायावती जी की अब उम्र चली गई, चाहे वो आकाश आनंद हो, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं वो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, जिनके पिताजी लोगों ने संघर्ष किया है, तो ये संघर्ष का मर्म नहीं समझते हैं। लेकिन नया जनरेशन भी है, स्टालिन से कुछ उम्मीदें बनती है, वो दो टूक बात करते हैं। तो क्या बीजेपी कमजोर मजबूत नहीं है? सबसे कमजोर विपक्ष के साथ भारत का डेमोक्रेसी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे जेएमएम हो।
ये सब वो जैसे ममता बनर्जी है, उन्होंने संघर्ष किया है, 25 साल 30 साल उनका सड़कों पर रहा है। इन लोगों को सत्ता ट्रांसफर खूब हुआ है, लेकिन चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे रावण हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, कन्हैया हो सकते हैं उसमें, जो सड़कों से निकल के आ रहे हैं, जिन्होंने यातनाएं झेली हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मुझे भी जेल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि विपक्ष भी, लेकिन मैं इस दावे पर मजबूत हूं। किसी ने लिखा है कि ये अखिलेश यादव खुद कह रहे थे, तेजस्वी कह रहे थे कि चुनाव जनता लड़ रही है, इसका मतलब विपक्ष कमजोर है, या तो वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या उसको संघर्ष करने की आदत नहीं है, ताकत नहीं है। और जो लोग भी इक्का दुक्का लोग सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, युवा लीडर हो, नया पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको जेल जाना पड़ रहा है। कन्हैया जेल जा रहे हैं, रावण जेल जा रहे हैं, उमर खारिज जेल जा रहे हैं, डॉक्टर कफिल जेल जा रहे हैं, खालिद सैफी जेल जा रहे हैं, ट्राइबल नेता जेल जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के हजारों इस देश में एक्टिविस्ट हैं जो जेल जा रहे हैं। लेकिन जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडरशिप की दूसरी खेप है, वो अपने घरों में सुरक्षित है, अपनी पार्टियों में सुरक्षित है, और उसका ध्येय है कि अपने स्टेटस को बनाए रखा जा सके। वो उसमें वो धार नहीं है जो कांसी राम साहब में थी, जो बाबा साहेब में थी, जो रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद में थी, वो नागमणि में भी धार नहीं है। मैं किसी डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपेयर कीजिए, आप लालू यादव जी को कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर कीजिए मुलायम सिंह यादव को, आप कंपेयर कीजिए मायावती जी को, कांसी राम जी को, आप कंपेयर कीजिए करुणानिधि को। स्टालिन थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, तो क्या मैं तो सच बोलूंगा तो मुझे लगता है कि हम एक विपक्ष, कमजोर विपक्ष के दौर में जी रहे हैं। और आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो परिवार से निकल के आया है, सोचिए बीजेपी के पुष्कर धामी हो, या योगी आदित्यनाथ हो, या नरेंद्र मोदी हो, वो मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं? वो चुनते हैं आइडियोलॉजिकली, कौन RSS से पक के आया है, नरसिंह होके आया है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज के जो नए युवा है, उनसे उम्मीदें हैं, उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिस तरह से सत्ता से अब वो बेदखल हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको लगे कि नहीं, हमें सत्ता में आने के लिए फिर से हमारे पिताजी ने जो किया वो तो ठीक है, उनके दम पर तो लड़ ही रहे, सत्ता में फिर से आने के लिए संघर्ष भी करना होगा। तो ऐसा भी हो सकता है तेजस्वी यादव के कुछ ऐलान इस तरह से, अखिलेश जी कुछ तरह से बोल रहे हैं। तो चाहे जेएमएम हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे स्टालिन हो, ये सब दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। और अगर इनको विपक्ष के तौर पे आप देखें तो कमजोर दिख रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास जो आसपास की जो लॉबी है, वो सवन लॉबी है जो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम साहब, मायावती जी, स्टालिन, तमाम बहुजन आंदोलन, फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन से नफरत करते हैं। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो आरक्षण से नफरत करते हैं, बहुजन आंदोलन से नफरत करते हैं। और शायद यही वजह है कि हम एक कमजोर विपक्ष के दौर में रह रहे हैं, सबसे कमजोर विपक्ष के दौर में जी रहे हैं। और इसलिए शायद बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि चाहे वो राहुल गांधी हो, देखिए कांग्रेस में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कौन करता है? श्रीनिवास, जो अपने जनरेशन का पहला नेता है। राहुल नहीं उतर सकते हैं सड़कों पर, तेजस्वी यादव नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर, अखिलेश यादव नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर। तो ये ममता बनर्जी, आपको देखिए, आप कोई भी काम हो आपको पकना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, 30 साल आपको जूझना पड़ता है। लालू यादव जी ने लड़ाई लड़ी है, मान्यवर साहब ने लड़ाई लड़ी है, कांसीराम साहब ने लड़ाई लड़ी है, करुणानिधि ने लड़ाई लड़ी है, पेरियार ने लड़ाई लड़ी है, रामस्वरूप वर्मा ने लड़ाई लड़ी है, सोनेलाल पटेल जी ने लड़ाई लड़ी थी। तो इनके जो जनरेशन है उनको इसका फायदा तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये अपने जो अधिकारों की लड़ाई थी उसको आगे ले जाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई धर्म के साथ तो नहीं चल सकता है। बीजेपी को आइडियोलॉजी के आधार पर वोट मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, उसको SC ST OBC वोट करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, जबकि उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। सवर्ण उनको वोट करते हैं मुसलमान टाइट होने के नाम पर, आरक्षण खत्म करने के नाम पर, जो बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी वो सारे काम करती है, वोट सवर्णों को आरक्षण खत्म कर रही है, मुसलमानों को टाइट रख रही है, इसकी वजह से सवर्णों का वोट मिल रहा है। और वो धर्म के नाम पर जो प्रोपेगेंडा करती है, उसके नाम पर उसको SC ST और OBC का वोट मिल रहा है। ऐसे में SC ST OBC के लीडरशिप को जब तक सोशल जस्टिस की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई के लिए सचेत नहीं करेंगे, कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी उनकी,
तब तक उनको वोट मिलता हुआ दिखता नहीं है। आइडियोलॉजी के आधार पर बात करें तो स्टालिन सबसे तेज तरार दिख रहे हैं, पेरियार की पूरी आंदोलन को जमीन पर उतार रहे हैं। आने वाले वक्त में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ये लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल धर्म की जब तक राजनीति होगी, ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व के नाम पर जब तक आप राजनीति करेंगे, बीजेपी को अपराजय रख सकते हैं। वही राहुल गांधी भी ये भुक्तभोगी है, वो भी देख चुके। जब जो लोग सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, वो लालू मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की पार्टी या मायावती जी की पार्टी को वोट कर दे, ये अविश्वसनीय है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बना दे, आपकी गलतफहमी है। और उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो दोनों सोशल जस्टिस से नफरत करता है। और जातिवाद का तो ये कहर है कि जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ठाकुर, राजपूत भी हाशिए पर है। तो आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है, उसमें जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है, जो मनुस्मृति है, उसमें उसे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों पर भरोसा है। और उसे लगता है कि ब्राह्मण समाज के हाथ में ही बागडोर होनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इसका काम किसी दूसरे कम्युनिटी के हाथ में नहीं दे सकते हैं, जनरल के कम्युनिटी में भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर पटेल, ठाकुर, पटेल, मराठा, गुर्जर, जाट, कुर्मी, कोयरी, यादव, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल की कम्युनिटी है, उसके लिए तो अभी दूर की चीज है। इस विश्लेषण से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि आपको सच से रूबरू कराया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।